तो बच्चों आज ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने, अगर पिछली क्लास का अगर आपको ध्यान हो, जो लोग मेरे इस लेक्चर को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होते हैं, तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि एक बार यूट्यूब के जो पुराने लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पे, वो एक बार जरूर इस चीज को देखें। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हम लोगों का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस यही है। आप लोगों को सबको मेरी स्लाइड दिख रही है ना? यस सर, यस सर। हाँ जी तो सर। हाँ, तो जो मेन पर्पस यही है कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी हैं या जो बड़े कॉन्सेप्ट भी हैं, तो वो हम एक छोटी छोटी 1-1.25 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास के माध्यम से या उसके तरीके से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले। ओके, तो पिछले क्लासेस के अंदर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर था, जितनी भी वायुमंडल की संरचनाएं हैं या वायुमंडल की संरचना के बारे में हमने देखा था। और वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं या जो वायुमंडल की विभिन्न लेयर हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस करा था। ओके, चलिए आज हम जो लेक्चर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 का जो हमारा विषय रहेगा वो जो रहेगा हीटिंग अर्थ सरफेस। हीटिंग अर्थ सरफेस, जो एक मिनट में जरा पेन ले लेता हूँ। सर हम आई थिंक वी आर मिसिंग सर वन टॉपिक। है बेटा? सर आपने वो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर बताया था ना सर, ऑन द बेस ऑफ सर। अच्छा, आइनोस्फेयर रह गया था उसके अंदर में, है। चलिए मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आइनोस्फेयर के बारे में। चलिए, तो एक आइनोस्फेयर के बारे में मैं, अगर जैसे बता रहे हैं कि पिछली क्लास में नहीं हुआ है आइनोस्फेयर के बारे में, तो इसके बारे में और समझो। मेरे दिमाग में था कि शायद मैं करा चुका हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार करा देता हूँ उसे भी, आइनोस्फेयर के बारे में। ओके, अब देखिए आइनोस्फेयर है क्या। इसको हिंदी में आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, पहली बात तो एक चीज को समझिएगा, ये कोई लेयर नहीं है। ओके, आप पहला पॉइंट ये समझ लीजिएगा कि इट इज नॉट अ लेयर। ये कोई लेयर नहीं है, ये कोई परत नहीं है। ओके, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिफाइड रीजन है। इलेक्ट्रिफाइड का मतलब कि जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ना, चार्ज, और हाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो आपको मिलते हैं। तो ये कोई परत नहीं है, केवल आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिफाइड रीजन है। क्योंकि इसके अंदर में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनकी कंसंट्रेशन जो होती है, उनकी जो सांद्रता होती है, वो काफी ज्यादा होती है। ओके, और इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये 60 किलोमीटर की ऊंचाई से आपको आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वायुमंडल के अंदर में मिलने शुरू हो जाते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर की ऊंचाई से आयनोस्फेयर जो होता है वो शुरू हो जाता है। आयनोस्फेयर की जो मेन इंपॉर्टेंस है सुखदेव, वो है रेडियो तरंगे। ये जो रेडियो वेव्स होती है ना, ये जो रेडियो वेव्स होती हैं, उनके ट्रांसमिशन के अंदर। ओके, उनका जो ट्रांसमिशन होता है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग लेवल होते हैं। एक कहलाता है डी रीजन। डी रीजन क्या होता है कि डी रीजन वो होता है कि जो एएम रेडियो होता है ना, एक एफएम रेडियो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एक एएम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, एएम रेडियो जो होता है ना, या एएम तरंगे जो होती है, ओके, उनको मतलब उनको जब आइनोस्फेयर के अंदर में पहुंचती हैं, तो वो यहां से टकरा कर वापस अर्थ पर पहुंचती हैं। ओके, और साथ ही साथ क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके क्या करता है, उनको कमजोर भी बना देता है। ओके, अब ये होता क्या है कि ये जो डी लेयर होती है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है कि मतलब डे की लेंथ जो है, या डे की प्रेजेंस कैसी है। तो इसलिए होता क्या है कि नाइट के अंदर में जब रात होती है ना, तो ये डी लेयर डिसअपियर हो जाती है। ओके, और डी लेयर जब डिसअपियर हो जाती है, जिसको एएम तरंगे जो होती हैं जहां से जाके रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अगर वो डी लेयर डिसअपियर हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, तो जो एएम वेव्स होती हैं या एएम रेडियो वेव्स जो होती हैं, वो ऊपर की जो लेयर होती है, ई और एफ लेयर जो होती है ना, उसके अंदर में पहुंच जाती है। सुखदेव अपना माइक बंद कर लेना, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आ रही है। ओके, ओके, तो जो ई और एफ लेयर जो होती है ना, क्योंकि पहले डी लेयर होती है, डी लेयर के बाद ई लेयर होती है, एफ लेयर होती है। तो जब रात्रि के समय में या रात के समय में डी लेयर डिसअपियर हो जाती है, तो जो एएम रेडियो वेव्स होती हैं, वो पेनिट्रेट करके ई और एफ में पहुंच जाती है। ई और एफ जो होती है ना, उस लेयर के अंदर में पहुंच जाती है। ओके,
और फिर होता क्या है कि जब ये ई और एफ ले में पहुंच जाती हैं तो वहां पे जाके बार बार ये बाउंस करती रहती हैं और अल्टीमेटली होता क्या है कि कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, कई हजार किलोमीटर का डिस्टेंस जो होता है ये तरंगे जो होती हैं वो ट्रेवल कर लेती हैं। कई हजार किलोमीटर का डिस्टेंस जो होता है ये तरंगे जो होती हैं वो बाउंस हो होकर ट्रैवल कर लेती हैं। ओके, अब होता क्या है कि जब सनसेट हो जाता है ना, जब सनसेट हो जाता है, ओके, जब सूर्य अस्त हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में करते क्या है कि इन एएम वेव्स जो होती है ना, इनका एक एडजस्टमेंट किया जाता है। और अगर इनका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे ना, तो दो स्टेशन से निकलने वाली जो एएम तरंगे होंगी या रेडियो वेव्स होंगी ना, उनमें आपस में इंटरफेरेंस होने लगेगा। और सिग्नल्स का जब इंटरफेरेंसेस होगा तो कम्युनिकेशन जो होगा वो किसी ना किसी तरीके से, या कम्युनिकेशन जो होगा वो प्रॉब्लम करने लगेगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ओके। यस हाँ, तो ये आइनोस्फेयर में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आइनोस्फेयर क्या है, कोई परत नहीं है। ये क्या है? एक तरीके का, ये कोई लेयर नहीं है, ये एक तरीके का हमारे एटमॉस्फेयर का विद्युतीय या इलेक्ट्रिफाइड रीजन है। और इलेक्ट्रिफाइड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर में आपको आयंस मिलते हैं, इसके अंदर में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिफाइड है। ओके, और इसकी जो शुरुआत होती है वो 60 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद काफी एक्सोस्फेयर तक, काफी हाइट तक आपको मिलता है। इसका मेजर रोल क्या है? रेडियो तरंगे जो होती हैं उनके ट्रांसमिशन के अंदर में इसका एक मेजर रोल जो होता है वो देखा जाता है। ओके, अब इसके अंदर में कई सारे रीजंस होते हैं। डी रीजन होता है, फिर उसके बाद मतलब जो क्या नाम, डी रीजन होता है, ई लेयर होती है, एफ लेयर होती है, अलग अलग प्रकार की लेयर होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर में अलग अलग प्रकार की परतें जो होती है ना वो इसमें देखी जाती है। 60 किलोमीटर पे अगर आप देखेंगे तो डी लेयर आ जाती है। फिर उसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो एफ ई लेयर आ जाती है जो 120 किलोमीटर की उस पे होती है। और फिर उसके बाद 80, अगर आप देखोगे तो 180 किलोमीटर। अब तुम देखो ना, यहाँ पे दिन हो रहा है, यहाँ पे क्या है, जो है यहाँ पे दिन हो रहा है, यहाँ पे रात हो रहा है। तो रात के समय में क्या होती है, डी लेयर खत्म हो जाती है। आप देखो डी लेयर नहीं है, और दिन के समय में डी लेयर होती है। तो दिन के समय में डी लेयर होने की वजह से ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती और डी लेयर से ही रिफ्लेक्ट होने लगती है। लेकिन जब रात हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा ई लेयर और एफ लेयर में पेनिट्रेट कर जाती है और दूर तक ट्रेवल करने लगती है। मतलब नीचे पृथ्वी पे आएगी, फिर बाउंस होकर ऊपर आएगी, इस तरीके से बाउंस होते होते काफी दूरी तक ये ट्रेवल कर जाती है। इसलिए होते क्या है कि मान लो सपोज करो कि एक स्टेशन यहाँ पर है और एक स्टेशन यहाँ पर है, तो दोनों स्टेशन की जो एएम रेडियो ट्रांसमीटर्स होंगे ना, उनमें आपस में इंटरफेरेंस होने लगेगा। इसलिए जब सनसेट हो जाता है ना, तब उस टाइम में इन एएम रेडियो वेव्स का एक एडजस्टमेंट किया जाता है। अब इसी तरीके से जो हमारी दूसरी होती हैं, अगर हम देखें तो दूसरी प्रकार की रेडियो तरंगे जो होती हैं उनको हम एफएम के नाम से जानते हैं। एफएम जो होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है, उसके नाम से हम जानते हैं उनको। इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं या इस प्रकार के जो एडजस्टमेंट होते हैं उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और वो ई और एफ लेयर जो होती है ना उसमें आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं। ओके, इसलिए एफएम जो होता है काफी दूरी तक भी ट्रेवल कर जाता है, क्योंकि एफएम जो होता है वो दिन और रात के हिसाब से वेरी नहीं करता। वो रात के समय, वो दिन के समय में भी इजीली ई और एफ लेयर जो होता है उसमें इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। अब ये जो ई लेयर होती है, इसके ऊपर की जो ई लेयर होती है, इसकी खासियत क्या होती है कि ये एक्सरेज जो होती हैं, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है ना, उनमें एक्सरेज भी होती है। ओके, एक्सरेज जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सरे जानते हैं ना, सूर्य से आने वाला जो विकिरण होता है उसके अंदर में एक्सरे भी होती है। तो एक्सरेज जो होती है ना उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको आयोनाइज कर देता है। और उसके बियॉन्ड एफ लेयर आ जाती है। इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी, और क्लाइमेटोलॉजी में हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ट्रांसमिशन के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आप इन सारी लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी क्लाइमेटोलॉजी में इतना इसका सिग्निफिकेंस नहीं। ओके, अगर हम 200 किलोमीटर की ऊंचाई के, 200 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें वहां पे 200 किलोमीटर के बाद केवल हमें चार्ज या आयोनाइज जो पार्टिकल्स होते हैं या जो आयन कण होते हैं वही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं जो सोलर विंड से आते हैं, ओके, वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको जनरली हम मैग्नेटोस्फेयर जो होता है ना उसके पर्सपेक्टिव से भी बोल देते हैं। और ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये जनरली दो बैंड्स के अंदर में कंसंट्रेट हो जाते हैं। एक तो
3,000 के आसपास और एक 16,000 के आसपास पे है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि दैट रिजल्ट्स ऑफ ट्रैपिंग ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 3,000 किलोमीटर की हाइट पे अगर हम ले सकते हैं, एक 16,000 किलोमीटर के आसपास पे, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड के ट्रैप होने की जो बेल्ट होती है ना, उसको हम वेन एलन रेडिएशन बेल्ट जो होता है ना, उसको कहा जाता है। आपने इसका नाम जो है ना, मिशन मंगल वाली जो मूवी है ना, मूवी मिशन मंगल करके, आप लोगों ने देखी है वो मूवी? उसके अंदर में भी दिखाया गया है कि एलन वेन एलन रेडिएशन फील्ड जो है उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके बारे में अगर हम एस्ट्रो और कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पढ़ रहे होंगे तो हम एक बात को वेन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि आइनोस्फीयर की हमने केवल सिग्निफिकेंस को हमने पढ़ना था, और उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि उसके अंदर में चार्ज्ड आयोनाइज जो हमारे आयोनाइज पार्टिकल्स होते हैं, और जनरली ये हमें 60 किलोमीटर की हाइट के बियॉन्ड जो होता है वो हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और 200 किलोमीटर की हाइट पे जाके केवल हमें आयोनाइज पार्टिकल्स मिलते हैं। आई बात समझ में? और ये अलग अलग परतों में होते हैं, डी लेयर होती है और ई लेयर होती है और एफ लेयर होती है। अलग अलग हाइट पे अलग अलग प्रकार की लेयर होती है, और अलग अलग प्रकार की लेयर जो होती है उसकी सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की, या सूर्य से आने वाला जो विकिरण होता है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। और रेडियो वेव्स जो होती हैं उनको बाउंस कराने की या उनको रिफ्लेक्ट कराने की क्षमताएं जो होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। ओके, बस इसका आप ये समझ सकते हैं कि इसका एक मेजर रोल जो होता है कम्युनिकेशन के अंदर में हम लोग देखते हैं। ओके, इस ये जो मंडल है ना हमारा आयन मंडल जो है, इसका अगर हम मेजर रोल देखेंगे तो कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में देखा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि जो रेडियो वेव्स होती हैं उनके बारे में अगर हम बोले ना, तो रेडियो वेव्स क्या है या रेडियो वेव्स किसको कहा जाता है। अब तुम देखो एक चीज को, हमने एक क्रम बनाया है, हमने एक क्रम की बात करी है। अब इस क्रम के अंदर में तुम देखोगे ना कि ये जो हमारी 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज जो है ना, आप देख रहे हो ना 300 किलो हर्ट्ज आपके सामने आ रहा है ना, यस 300 सर। किलो हर्ट्ज से लेके और 300 गीगा हर्ट्ज तक का जो जितना रीजन है आपका, ये सारा का सारा रेडियो तरंगे कहा जाता है। रेडियो तरंगे, ओके, रेडियो तरंगों के नाम से जाना जाता है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और वेवलेंथ अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम हो जाती है। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा ना कि यस सर। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? अगर आप देखोगे तो 300 गीगाहर्ट्ज की है, ओके। तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, रिलेटिवली कम होगी, ओके। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? जो है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी 30 किलो हर्ट्ज जो है की है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। ये क्या कर सकती है? लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है वो ट्रैवल कर सकती है। इसको हम लॉन्ग फ्रीक्वेंसी भी कहा, इसको एलएफ के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद अगर आप जाते हो ना स्पेक्ट्रम के अंदर में, तो आपको डिफरेंट तरीके का स्पेक्ट्रम मिल जाता है, क्योंकि जिसके अंदर में इंफ्रारेड आ जाता है, अल्ट्रा वायलेट आ जाता है और विजिबल लाइट जो होती है वो आ जाती है। इसको मैं प्रॉपर डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा अभी, क्योंकि अगला टॉपिक जो है ना हमारा इसी से रिलेटेड है कि जो सूर्य से आने वाला विकिरण होता है या इंसोलेशन होता है, उसके अंदर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उसका नेचर किस तरीके का होता है। तो वो हम इसी क्रम के अंदर में, इसी सीक्वेंस के अंदर में, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यस चलिए। सर। तो हामिद, ये क्लियर हो गया, तुम लोगों को पता चल गया इसके बारे में? यस सर। यस सर। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो है हमारा, इस सेशन का जो हमारे टॉपिक है वो रहेंगे हीटिंग अर्थ सरफेस। पृथ्वी का जो सरफेस है वो गर्म कैसे होता है, ओके, वो किस तरीके से गर्म होता है, और हमारा जो वायुमंडल है वो किस तरीके से गर्म होता है, और हीट बजट क्या है। ओके, आज की क्लास में तो मुश्किल है इतना सारा कर पाना, लेकिन कोशिश करते हैं कि आज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, और कल फिर जाके हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अब उससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कि जो सूरज से हमें विकिरण मिलता है, देखिए पृथ्वी का जो ऊर्जा का स्रोत है या जो हमारी अर्थ का सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है अर्थ के लिए? सन। सन। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। तो हमारे वायुमंडल के अंदर में या हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में जो भी परिवर्तन आ रहे होते हैं, ठीक है, वो सूर्य से आने वाले विकिरण का या रेडिएशन का या तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। या तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है उसका या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। बात आई समझ में आप लोगों की? तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे
कि जो सूर्य को, हमारी पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है, जो बाहर से जो हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी ऊर्जा है, ओके, क्योंकि पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा भी जो होती है वो भी बाहर की ओर आती है, ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में या प्लेट टेक्टोनिक्स की फॉर्म के अंदर में। आप बहुत सारी ऊर्जा जो होती है वो पृथ्वी की आप देखते हैं, पृथ्वी घूम भी रही है तो वो भी एक ऊर्जा ही है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट भी तो कर रही है ना, और पृथ्वी रिवॉल्व भी कर रही है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। तो पृथ्वी घूम रही है तो उससे भी एक उसके अंदर में ऊर्जा है, ओके। और पृथ्वी की आंतरिक या पृथ्वी की इंटरनल हीट है वो भी बाहर आती है, तो वो भी अलग अलग जगहों से एस्केप रूट निकालने की कोशिश करती है, एस्केप करने की कोशिश करती है, तो वो भी एक ऊर्जा है। और सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो एक मुख्य ऊर्जा है, ओके। तो हमारे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में हमें ज्यादातर इस वाले सोर्स के ऊपर ध्यान देना होता है, ओके। और सूर्य से आने वाला जो रेडिएशन होता है, सूर्य से आने वाला जो विकिरण है, पहले तो हम ये समझते हैं कि सूर्य से आने वाला विकिरण जो होता है या रेडिएशन जो होता है वो किस तरीके का होता है। अब देखो इस तरीके से समझिएगा कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ओके। मेरी ख्याल से हामिद तुमने पढ़ा होगा इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ओके। यस सर। हाँ, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसको हम सोलर रेडिएशन का पार्ट भी मान सकते हैं। यस अब सर। होता क्या है, इसको पहले समझिएगा कि किस तरीके का। इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ओके। इधर की तरफ अगर आप चलोगे ना तो जो फ्रीक्वेंसी जो है वो इधर की तरफ अगर आप चलना शुरू करते हो ना, तो नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी जो है वो घट रही है इधर की तरफ अगर आप चलना शुरू करते हो। अब इस चीज को समझने का, हम वेवलेंथ के आधार पर हम पहले लिखते हैं, जो सबसे कम वेवलेंथ की है, जो सबसे कम वेवलेंथ की है तो जाहिर सी बात है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये तो बात क्लियर है ना, जिनकी वेवलेंथ कम होगी उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सबसे कम वेवलेंथ वाली कौन सी है, गामा रेज। उसके बाद आपको कौन सी मिलती है, एक्स रेज मिलती है, ओके। उसके बाद आपको कौन सी मिलती है, अल्ट्रावायलेट मिलती है आपको। उसके बाद आपको क्या मिलती है, विजिबल, जो हमें दिखती है, जो प्रकाश हमें दिखता है ना। ऐसा नहीं है कि जितना आपको प्रकाश दिखता है बस प्रकाश की मात्रा उतनी ही है, ओके। प्रकाश के अंदर में या जो सूर्य से विकिरण आता है उसके अंदर में जो दृश्य प्रकाश है या जो विजिबल पार्ट है वो बहुत जरा सा है, जरा सी रेंज का है। परसेंटेज ज्यादा हो सकती है उस रेडिएशन के अंदर में, विजिबल लाइट की परसेंटेज ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप उसकी रेंज आप देखोगे तो रेंज बहुत जरा सी है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का है, ओके। नैनोमीटर का मतलब आप समझते हैं ना, नैनोमीटर का आप लोग मतलब समझते हैं ना। सुखदेव बेटा बैकग्राउंड बंद कर लेना, ठीक है। नैनोमीटर का आप लोग मतलब समझते हैं ना, तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का ये रेंज होती है, ओके। फिर इसके बाद अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाते जाओगे तो ज्यादा वाले वेवलेंथ की आ जाती है, इंफ्रारेड आ जाती है, और उसके बाद अगर आप चलते हो तो माइक्रोवेव आ जाती है और रेडियो वेव्स आ जाती है, रेडियो वेव्स जो होती है वो आ जाती है। अब ध्यान रखना, जो सूरज से हमें विकिरण मिलता है, जो रेडिएशन मिलता है, ओके, रेडिएशन मिलता है, आप जानते हैं ना रेडिएशन हम क्यों बोलते हैं इसे, ठीक है। पहले तो इसको समझ लेते हैं कि हम इसे रेडिएशन क्यों बोलते हैं या क्यों हम रेडिएशन बोल रहे हैं। अब देखिए एक चीज समझिएगा कि जो ऊर्जा जो होती है, ओके, या जो हीट होती है, जो ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो कितने तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ट्रेवल करती है, कितने तरीके से वो ट्रेवल करती है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। चलो इसके लिए मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि पहले, चलो इसको, इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता हूं, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, व्हाट इज एनर्जी। मैंने आपसे कहा ना कि पृथ्वी के लिए एक मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, पृथ्वी के लिए एक मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य। यस सन सर। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता। पोटेंशियल सर टू डू एनी वर्क। ऊर्जा क्या है बच्चों, आवाज आ रही है मेरी। पोटेंशियल सर टू डू एनी वर्क। ऊर्जा हम किसको बोलेंगे, कार्य करने की क्षमता, वो कार्य करने की क्षमता। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। बिल्कुल सही है, क्या ये यस सर। सही कहा,
कि अगर मैं आपके सामने हिंदी में लिखता हूं कैपेसिटी टू डू वर्क, Yes, sir. Potential to do work. कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, पहले देखो बेसिक फिजिक्स को समझेंगे हम, तभी आपको एटमॉस्फेरिक फिजिक्स समझ में आएगी, है ना। पहले हम बेसिक फिजिक्स को समझते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ओके विपिन, विपिन बात समझ रहे हो? कार्य करने की क्षमता, जी सर। कार्य। जी अरे विपिन तुम आज कहाँ करने बैठे की हो? क्षमता। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल गड्ढे में बैठ गए हो तुम जाके। कार्य करने की क्षमता, अब आ रही आवाज? बेटा कहीं आ रही बैठ जाओ। आवाज? कहीं ढंग की जगह पेड़ वेड़ के नीचे बैठ जाओ। नहीं सर, वो थोड़ा एक्चुअली मेरा गला ही बैठा है। 8 डिस्ट्रिक्ट खेल करके आए हैं ना, लखनऊ रिप्रेजेंट करके आए बॉल में, तो गला ही बैठा है। किस चीज में प्रेजेंट करके आए हो? लखनऊ रिप्रेजेंट करके आए ना वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल। अच्छा वॉलीबॉल में लखनऊ रिप्रेजेंट करके आए हो, अरे वाह। जी जी जी, तो इसीलिए उसमें आया गला हूँ कैसे, हमारे। बेटा उसमें गला सर कैसे बैठ गया? चिल्लाए भी तो है, बिना अच्छा, चिल्लाए थोड़ी जीतेंगे। अच्छा चिल्ला चिल्ला के जीते हो तुम, हैं? जी जी चलो अच्छी बात है। जी जी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ओके चलिए, जी कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कहते हैं या ऊर्जा कहते जी सर। हैं। ओके अब मेरी बात ये आती है, अब मुझे सुखदेव तुम ये जवाब दो कि कार्य क्या होता है? व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क? कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं व्हेन मैटर is moved, work is done। जब पदार्थ में किसी प्रकार की गति उत्पन्न होती है, पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। भाई सही बात है नहीं सही बात है? Yes, sir. Yes, sir. देखो किस तरीके से, अगर जो पेट्रोल की जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है होंगे, उससे क्या होता है? जी उससे पावर होते हैं, इंजन को पावर मिलती है और इंजन के अंदर में मूवमेंट आता है ना। इसी तरीके जी से जो हीट एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी जो होती है, वो क्या करती है? पानी को बॉईल कर देती है, Yes, sir. पानी के अंदर में मूवमेंट आ जाता है। Yes, sir. ठीक है, इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होती है, वो क्या करती है? ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या करती है? Cool, sir. ग्रेविटेशनल एनर्जी आप कह सकते हो ना एवेलांच लेके आती है। Yes, sir. Pool, बर्फ का, pool, sir. हाँ बर्फ का तूफान लेके आती नहीं आती है Yes, sir. ग्रेविटेशनल एनर्जी। Yes, sir. ओके एवेलांच लेके आती है, तुमने देखे हैं एवेलांच हामिद? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अभी उनका सीजन स्टार्ट हो रहा है। अभी सीजन स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो कहने का मतलब यह है कि अब क्या होता है, एनर्जी के बारे में एक और खासियत होती है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। परफॉर्म, यस सर। ये तो सबको पता होगा ना विपिन, ये तो कॉन्सेप्ट सबको पता है कि एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये ओके जैसे जी अगर आपको पता होगा कि केमिकल एनर्जी जो पेट्रोल की होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है पेट्रोल की, इन पेट्रोल, ये क्या होती है? पहले किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में, हीट इन इंजन में कन्वर्ट होती है। यस सर। पहले तो हीट ही जनरेट होती है ना, कंबस्टन होता है, यस सर। और फिर वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में, एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में। ये तो सबको पता होगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम मेरी ख्याल से 8th क्लास के अंदर में पढ़ लेते हैं। यस सर। अब इस चीज को समझो, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के दो फॉर्म्स हैं,
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। ओके, दो हम फॉर्म बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जिसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं विपिन, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेलोसिटी के ऊपर, यस, स्पीड के ऊपर। और किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास के ऊपर। मास के ऊपर भी डिपेंड करती है ना। अब तो चीज का हाफ एम बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, नहीं होता? यस सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है कि किसी भी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो उसकी वेलोसिटी के ऊपर और दूसरा उसके मास के ऊपर। मास के ऊपर। ओके, अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि एक बुलेट है, बुलेट क्यों पेनिट्रेट कर जाती है? बुलेट जो होती है क्यों गहरा पेनिट्रेट कर जाती है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। यस सर। और वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जब एनर्जी ज्यादा होगी तो हामिद उसकी वर्क करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, वर्क भी ज्यादा करेगी। यस सर। और वर्क ज्यादा करेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा करेगी। यस सर। करेगी नहीं करेगी? यस सर। चलो अब इसके अपोजिट लेते हैं हम लोग, एक और बात को हम लेते हैं। अगर मैंने आपसे कहा हरिकेन, हरिकेन या ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर हम बात करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का मास भी बहुत ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसका मास भी बहुत ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है ना। तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब तुम इसको इस तरीके से समझो, 1/2 एक मान लो तुम सपोज करो कि एक मीटर से भी कम, तुम मान लो 1 मीटर से भी कम गहरे पानी में खड़े हुए हो तुम, ठीक है, और उसमें पानी का जो वेग है सपोज करो 50 किलोमीटर पर आवर है। पानी का वेग जो है 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर आवर है, पानी का वेग जो है, और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो। अब एक दूसरा पानी है जिसकी गहराई जो है वो बहुत ज्यादा है, वो सपोज करो 5 मीटर गहरा पानी है, लेकिन यहाँ पे पानी का जो वेग है वो 15 या 20 किलोमीटर पर आवर का वेग है। अब मुझे बताओ कौन सा पानी ज्यादा खतरनाक है? तुम्हें कौन सा पानी बहा के ले जाएगा? कौन सा पानी बहा के ले जाएगा? तुम कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी से निकालोगे। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है नहीं है? किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? अगर तुम देखोगे कि अगर कम गहराई का पानी अगर अधिक वेग का भी है तो भी तुम उस नदी को पार कर जाते हो। यस सर। और लेकिन कम वेग का पानी लेकिन गहरा है और ज्यादा है वॉल्यूम में तो तुम उसको पार नहीं कर पाते। यस सर। अरे भाई सिंपल सी बात है कि कहीं पे भी अगर फ्लैश फ्लड हो रही है और धीरे धीरे ऊपर से मलबा उतर रहा है तो तुम उस मलबे के सामने खड़े हो सकते हो, चाहे मलबे की स्पीड हल्की ही क्यों ना हो, लेकिन तुम उस मलबे के सामने खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि मास भी ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ओके, तो अब क्या होगा जब ट्रॉपिकल साइक्लोन के सामने, क्योंकि उसकी मास भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो यहाँ तो सोने पे सुहागा हो गया। ओके, तो क्या हो गया? उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी डिस्प्लेस करने की, यानी कि किसी भी चीज के अंदर में विस्थापन उत्पन्न करने की प्रवृत्ति जो होगी वो भी ज्यादा होगी। अरे भाई बात समझ में आई आप लोगों को? उसके डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, इसलिए कोई भी चीज ट्रॉपिकल साइक्लोन के रास्ते में आएगी तो उसको उड़ा ले जाएगा। होगा नहीं होगा? तूफान के सामने कोई भी चीज आएगी उसको उड़ा ले जाएगा, क्योंकि वेग भी ज्यादा है और हवा का द्रव्यमान भी ज्यादा है, काइनेटिक ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों है? क्योंकि मास ऑफ द एयर भी ज्यादा है और वेलोसिटी ऑफ द एयर भी ज्यादा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है?
ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या बताती है कि जैसे अगर मान लो सपोज करो कोई एक क्लाउड है और उसके अंदर में हेल स्टोन है अंदर। हेल स्टोन समझते हो ना, ओले, ओले जो होते हैं, हेल स्टोन, हेल्स जो होते हैं, हेल स्टोन्स जो होते हैं, उसके अंदर में ओले हैं। कोई एक क्लाउड है उसके अंदर में है और वो धरातल से एक सर्टेन हाइट पर है। तो अब इस क्लाउड के अंदर में इसमें कोई गति नहीं है, लेकिन हाइट के कारण क्या है, इसमें एक प्रकार की एनर्जी है और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और जब भी कभी ये ऊपर से आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और हो सकता है कि एक गंजा व्यक्ति अगर नीचे खड़ा है तो उसके गंजे व्यक्ति के सर पर लगेगा आगे, तो वो एक बुलेट की तरीके से उससे टकराएगा। अरे भाई, कोई मीटियोर या उल्का पिंड, आप खुद सोचो, कोई उल्का पिंड मान लो एक उल्का पिंड आके टकराता है पृथ्वी से, तो जब वो पृथ्वी से आके टकराता है तो उसका वेग बहुत ज्यादा होता है जी। वेग ज्यादा होता है। वेग ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा गहरा गड्ढा कर देता है, जिसको हम क्रेटर बोल देते हैं, मीटियोरेटिक क्रेटर बोल देते हैं, मीटियोर का बना हुआ क्रेटर बोल देते हैं हम उसे, उल्का पिंड का बना हुआ एक क्रेटर बोल देते हैं। कई सारे ग्रह हैं जहां पे आप बहुत सारे क्रेटर देखते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिनपे उल्का पिंड जो है या जो मीटियोर्स हैं या जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनकी बारिश बहुत हुई है। यस सर। और होता क्या है कि जब ये आके टकराएगा, मान लो कोई भी पिंड अगर आके पृथ्वी से टकराएगा तो एकदम से उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। नहीं बेटा, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई ना। अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, जब कोई भी चीज आके टकराएगी पृथ्वी से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी किस में कहां चली गई वो एनर्जी, अरे बोलो बच्चों, कहां चली गई वो एनर्जी। कोई भी वस्तु, मान लो पृथ्वी, पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं जी, ये पृथ्वी है, और इससे आके एक बड़ा सा पिंड जो है वो आके टकराता है, एक बड़ा सा पिंड आके टकराता है, पृथ्वी से आके टकराता है। भगवान ना करे हमारे जीवन काल में कब हम ये चीज ना देख लें, बस कोरोना तो भुगत लेंगे लेकिन ये चीज ना देखने को मिल जाए, है ना जी। तो ये अगर आके टकराता है तो तुम मुझे बताओ कि क्या होगा अगर ये आके टकराएगा और ये स्मैश कर जाता है पृथ्वी के साथ, पृथ्वी में स्मैश कर जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर वो पृथ्वी में स्मैश करेगा तो क्या होगा, इफ इट स्मैशेस तो क्या होगा, पृथ्वी के बहुत सारे बहुत बड़े एरिया के अंदर में एक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस सर। पृथ्वी के एक बड़े से एरिया के अंदर में एक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, जी। ओके, पृथ्वी के एक बड़े से एरिया के अंदर में डिफॉर्म, और ये पूरा का पूरा जो एरिया होगा ना डिफॉर्म्ड हो जाएगा, ओके। और साथ साथ में क्या होगा, यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी इसमें जाके टकरा के इसने क्या करा, एक तो डिफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस कर दिया, डिफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस कर दिया नहीं कर दिया, यस सर। और दूसरा क्या करा उसने, दूसरा क्या करा कि ये जो अपनी काइनेटिक एनर्जी थी उसको किसमें कन्वर्ट कर दी, हीट में, यस सर। यस सर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर मैं आपसे कहूं पृथ्वी के अंदर में ऊपर वाला पदार्थ जो था, उस पर बहुत सारे उल्का पिंड जो थे आके टकराते रहे, उससे पृथ्वी के ऊपरी भाग के अंदर में, अगर ये माना जाता है, इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है इसे, ये माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है या परपटी जो है उसका निर्माण कुछ इसी तरीके से हुआ होगा, या पृथ्वी पे इनिशियली बहुत सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज थे या एस्ट्रॉइड्स जो थे वो आके टकराए होंगे, और उससे धीरे धीरे करके पृथ्वी का आकार जो था वो बढ़ता चला गया और पृथ्वी का तापमान जो था वो इंक्रीज करता चला गया, ओके, पृथ्वी का टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज करता चला गया, ओके। आप इसको इस तरीके से समझो ना, अगर मान लो आप क्लैपिंग करते हो तो हीट जनरेट होती नहीं होती, यस सर। अरे करके देखो, यस सर। अब तुम देखो हाथ, हाँ जी सर, हाथ गर्म हो जाते हैं। हाँ, और हाथ रगड़ोगे तो भी हाथ गर्म हो जाता नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या फ्रिक्शन से हीट जनरेट हो रही है,
यस सर। जी जी फ्रिक्शन से हीट जनरेट हो रही है। जी और क्लैपिंग करते हो तो भी, और डिफॉर्मेशन भी होता है, कुछ खाल दब भी जाती है, और साथ साथ में हीट जो होती है वो भी जनरेट हो जाती है, यस सर। और कुछ साउंड क्रिएट हो जाती है ना। यस तो सर एनर्जी बर्बाद नहीं जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो हीट में कन्वर्ट हो गई, वो हीट यस में सर। कन्वर्ट हो गई, वो सरफेस को हीट कर दिया उसने। यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम देखें तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि अगर आप इन्होंने एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको हो सकता है आगे की चीजें समझने में आसानी जी आए। ओके, सर। और ये क्लाइमेटोलॉजी के बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्लाइमेटोलॉजी के। अगर आप ये बेसिक फिजिक्स को नहीं समझोगे ना तो आपको क्लाइमेटोलॉजी कभी समझ में नहीं। यस ओके, सर और आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं फिजिक्स का, कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, तापमान हम किसको बोलते हैं। विपिन, अब तो आवाज ही नहीं आ रही है तुम्हारी, पहले तो कुछ आ रही थी, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। सर कुछ बोल नहीं रहे, टेम्परेचर को कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं किस तरह से क्या। किस तरीके से डिफाइन करें, चलो। मेजर ऑफ हॉटनेस एंड अच्छा कोल्ड। एंड कोल्डनेस, ये टेम्परेचर है। यस सिंपल सी सर। बात है यार। कितना इस गर्म है तरीके कितना सर्द है। मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यस यस सर। ठीक है, और किसी भी द्रव्यमान की जो हॉटनेस और कोल्डनेस है वो हम कैसे करते हैं, मेजर ऑफ एवरेज यस काइनेटिक सर। एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। ये भी हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यस सर। मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करी है। ओके, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर। सर और टोटल काइनेटिक एनर्जी से हम हीट का कैलकुलेशन करते हैं कि हीट किस में जाता है। जैसे मान लो, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक कप बॉइल्ड वाटर है, बॉइल्ड वाटर है, यस और एक तुम्हारे पास एक बड़ा सा टब जो है उसमें ल्यूक वार्म वाटर है। ल्यूक वार्म, सर तो मतलब वो इसका मैंने आपसे पहले भी पूछा था क्वेश्चन ये, और मैंने आपसे पहले भी ये प्रश्न पूछा था, ये पहले भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आइस किस में ज्यादा पिघलेगी, बॉइल्ड ल्यूक वाटर, वार्म में। ल्यूक वार्म के अंदर में, क्योंकि इसकी हीट ज्यादा है, यस सर। क्योंकि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। यस सर। टोटल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने किस वजह से, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। यस सर। हाँ, तो इसकी हीट ज्यादा ज्यादा आपको जो होगी बर्फ को पिघलाएगी। यस सर। ओके, अब देखो होता क्या है। ओके, अब हीट क्या है, हीट को अगर हम परिभाषित करें, ओके, हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। यस सर। एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस यस सर। एंड मास। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड मास। यस सर। और हीट क्या होती है, इट फ्लो फ्रॉम वार्मर टू कोल्डर। यस सबको सर। पता है ना, फ्रॉम यस सर। वार्मर टू कोल्डर।
हीट फ्लोज फ्रॉम वार्मर टू कोल्डर। सर जैसे अब सिंपल सी बात है बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम समझो, यहाँ पे छोटा सा समझते हैं। ओके, अब ये एक समुद्र है, ये ओशन है। ओके, ओशन है, और ओशन का क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, यस सर, तो ओशन की हीट कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, नहीं होगी? यस सर, तो अगर हम ये बोलें कि ओशन एक हीट सिंक होंगे तो ये सही रहेगा? यस सर, ओके, अब ओशन की अगर हीट ज्यादा होगी तो ओशन की हीट जो होगी, अगर यहाँ पे हीट ज्यादा है तो हीट ट्रैवल करेगी नहीं करेगी, फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर? यस सर, यस सर। ओके, अब ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, फ्रॉम हीट का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वार्मर टू कोल्डर, उसके क्या तरीके होते हैं? पहला होता है कंडक्शन का तरीका, यस सर, एक कंडक्शन के माध्यम से ट्रैवल होता है, एक होता है कन्वेक्शन के माध्यम से, और एक होता है रेडिएशन के माध्यम से। होता नहीं होता? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये जनरली हम तीन लेके चलते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन जनरली किस में होता है? सॉलिड्स में होता है, ओके, या मेटल्स के अंदर में होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, सर। है ना? तुम एक काम करो ना, कि तुम एक लकड़ी का ग्लास ले लो। लकड़ी की भी तो आजकल बॉटल आती नहीं आती है, लकड़ी की बॉटल आती है, वैसे आती है ना। तो तुम उसके अंदर में कोई चीज रख दो तो देर से ठंडी होगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर की हीट जो होगी वो वुड से आसानी से बाहर की ओर जाएगी नहीं, क्योंकि वुड इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। लेकिन वही चीज तुम ग्लास में रख दो, वही चीज तुम मेटल के ग्लास में ले लो, लोहे के ग्लास के अंदर में ले लो, स्टील के ग्लास के अंदर में ले लो, तो वो चीज जल्दी ठंडी हो जाएगी। होगा नहीं होगा? बोलो सर, बच्चों। मेटल्स जो, हेलो। हाँ, मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, ओके। लेकिन आपको पता हुआ एयर जो होती है पुअर कंडक्टर होती है। एयर इज पुअर, पुअर कंडक्टर, ओके, ओके। तो एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है, और वो क्या करती है? ओके, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, और वो क्या करती है? दे, एयर जो होती है मतलब जो है जो पुअर कंडक्टर होती है, और यही कारण होता है जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, जितने भी इंसुलेटर्स जितने भी होते हैं, उनमें क्या होता है? एक एयर स्पेसेस होती है, एयर की यस, स्पेस होती है बीच में, एयर स्पेसेस होती है, तो जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हो पाता। और इंसुलेटर के तौर पे फ्रेश स्नो, फ्रेश स्नो, अगर फ्रेश स्नो गिर जाती है तो नीचे का जो पोर्शन होता है ना वो रिलेटिवली गर्म होता है, ओके। फ्रेश स्नो, इसमें क्या होता है? एयर की स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से फ्रेश स्नो इज कंसिडर्ड टू बी एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, ठीक है। वुड, यस सर, वुड क्या है? एक इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि वुड के अंदर में भी एयर स्पेसेस होते हैं, और वुड इज यस, ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। इंसुलेटर, अब मेटल क्यों होते हैं? मेटल इस वजह से होते हैं क्योंकि कंडक्शन किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूलर कोल्यूजन की वजह से होता है। यस सर, मॉलिक्यूलर कोल्यूजन जो होते हैं उसकी वजह से कंडक्शन। ट्रांसफर, ओके, पॉइंट क्लियर समझ में आ गया आपको? यस सर, क्लियर समझ में आ गया? अब यस सर, अब दूसरा क्या है हमारे पास? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन जिसको हम संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन के क्या होता है कि ध्यान रखना, कंडक्शन में मास मूव नहीं करता। कंडक्शन जो होता है उसमें मास मूव नहीं करता, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्चुअल मूवमेंट, मास मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट और सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंस, सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होते हैं उनका सर्कुलेशन होता है,
पॉइंट क्लियर, समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. एक्चुअल मूवमेंट या सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंस होता है। ओके, और ये किसमें होगा? केवल Yes, sir. फ्लूइड में होगा। फ्लूइड का मतलब Yes, sir. Fluids. लिक्विड भी होगा और गैसेस भी होगा। क्यों? Yes, sir. क्योंकि लिक्विड और गैसेस जो होती हैं उनमें ही मूवमेंट आ सकता है, सॉलिड में तो मूवमेंट आ ही नहीं सकता ना। Yes, sir. और कन्वेक्शन किसके थ्रू होता है? मूवमेंट के थ्रू होता है। तो इसलिए लिक्विड, बिकॉज लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो, Yes, sir. and that is why the transfer of the heat through convection will take place only in liquid and gases. Solid cannot flow. Yes, sir. So इसलिए the transfer of the heat in the solid would take place through conduction, but the transfer of the And- heat in a liquid will take place in a liquid and gases will take place through convection because they can flow, they are fluid. Okay. Yes, अब sir. देखो, अब तुम देखो, हमारी पृथ्वी है और ऊपर इसके क्या है? एटमॉस्फेयर है। Atmosphere. अब सूरज क्या करता है? क्या करता है? पहले पृथ्वी को गर्म करता है, पहले हमारी पृथ्वी गर्म होती है। ओके, पृथ्वी Yes, sir. गर्म होती है। अब पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद ठंडी भी होती है, ये तो पता Yes, है sir. ना आप लोगों को। उसके बाद ठंडी भी होती है। अब जब ये ठंडी होती है तो क्या होती है? एक ये भी हीट का उत्सर्जन करती है, रेडिएट करती है हीट को Yes, sir. वापस. वापस, Terrestrial. जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। Yes, sir. अब ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, ये कन्वेक्शन के माध्यम से या कन्वेक्शन के थ्रू पूरे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में ट्रैवल करता है। एटमॉस्फेयर Yes, sir. होता है, ठीक है। तो हमारा Yes, जो एटमॉस्फेयर है या जो हमारा वायुमंडल है वो किससे गर्म होता है? थ्रू कन्वेक्शन गर्म होता है। अब इसको तुम थोड़ा सा समझ लेना, एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेना, और मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। कई लोग इस चीज को नहीं समझाते हैं पढ़ाते वक्त, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो सबसे नीचे की परत होती है ना हमारे Yes. एटमॉस्फेयर की, उसमें और अर्थ के बीच में चल रहा होता है कंडक्शन, क्योंकि वो कंडक्शन के थ्रू हुआ है। Yes. और उसके बाद जितना भी मूवमेंट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? कन्वेक्शन, Convection. कन्वेक्शन के थ्रू। उसके बाद जितना भी हो रहा है वो सारा का सारा क्या है? कन्वेक्शन। हीट हीट रेडिएट होगी, अर्थ रेडिएट करेगी, ओके। और अर्थ की जो इमीडिएट लेयर होगी उसमें पहले कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगी, और फिर उसके बाद क्या होगा? थ्रू कन्वेक्शन जो होगा वो ट्रांसफर होगी, ठीक है। अब आपको पता होगा कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन जो होता है वो केवल हीट का ही ट्रांसफर नहीं करता, ध्यान रखना। कन्वेक्शन ट्रांसफर्स हीट as well as moisture. Yes, sir. मॉइस्चर को भी ऊंचाई तक ले जाता है कन्वेक्शन। जी सर। मॉइस्चर जो होता है ना वो भी ऊंचाई तक चला जाता है, मॉइस्चर को जी भी सर। ऊंचाई तक, यानी कि नमी जो होती है वो भी चली जाती है, ट्रांसफर होती है। अरे भाई, जब गैसेस के अंदर में मूवमेंट आएगा तो सारी की सारी गैसेस में मूवमेंट आएगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि मॉइस्चर कहेगा कि नहीं मैं तो नीचे बैठा रहूंगा, नो ऐसा सर। थोड़ी होगा। अरे भाई, जब इसके अंदर में मूवमेंट आना शुरू होगा तो सभी गैसेस के अंदर में मूवमेंट आएगा। उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर वेपर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब में ही आएगा ना मूवमेंट। यस अगर तुम सर। पानी को गर्म कर रहे हो अपने बाउल के अंदर में, तो ऐसा थोड़ी कहोगे पानी के नीचे एक कुछ ही पार्ट में आएगा, पूरे के पूरे पानी बॉयल होगा ना, पूरा का यस पूरा सर। पानी। ओके, अब इससे क्या होता है? अब इससे इस चीज को समझो। ओके, अब ये जो, अब इसको इस तरीके से समझो कि साहब हम पृथ्वी का एक भाग है, यहाँ चाइना है। हमने कहा कि सब चाइना ने इंडस्ट्री लगा रखी है और चाइना अपना एमिशन कर रहा है बहुत सारा, हमने पहले भी डिस्कस करा था ना। जी सर। और ये तुम्हारा इंडिया है, ये हमारा और आपका भारत देश है, यहाँ पे सपोज करो है। अब मुझे बताओ कि अगर कहीं पे भी यहाँ पे हीट अगर इकट्ठी होगी तो क्या वो चाइना के ऊपर ही रहेगी? अरे भाई, फ्लूइड तो ट्रेवल करेगा ना भाई। एक बार बताओ, वो कहते हैं ना नदियां, पंछी और हवा, इनको तो बाउंड्री से मतलब नहीं है ना।
यस सर। गाना भी है ना, एक गाना भी है, नदिया पंछी और करके गाना भी है ना, वो उनको तो सीमाओं से मतलब नहीं है ना, ठीक है, हवाएं जो होती हैं, ओके, उनको भी अब आप देखो ना, ये सारे की सारी जो अभी नॉर्थ इंडिया में बारिश होगी सर्दियों के अंदर में, वो कहाँ से है? वो सारा मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर से। जी सर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल है उनका। जी सर। तो इसलिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई भी एक्स्ट्रा हीट का जनरेशन होगा तो वो आगे की ओर और जो देश होंगे या और जो जगह होंगी वहां पे भी ट्रेवल करेगा। यस सर। राउंड द ग्लोब। राउंड द ग्लोब, वो डिपेंड करता है एनर्जी कितनी, जी सर। वो पूरे ग्लोब पे ट्रेवल करेगा। जी सर। ठीक है। और इसी तरीके से अगर किसी जगह वायु, किसी जगह पे अगर ओशन जो होगा वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा दूसरी जगह। यस सर करेगा। अरे भाई, अगर हमारी बॉडी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो हम क्या करते हैं, पसीना आने लगता है नहीं आने लगता। यस सर। तो हर सिस्टम का बच्चों अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने का एक प्रोसेस है, यस सर। हर सिस्टम का। तो इसी तरीके से क्या होगा कि जो कन्वेक्शन कन्वेक्शन के थ्रू क्या होगा, देयर वुड बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। यस सर। भाई, जो ऊष्मा होगी उसका पुनर्वितरण हो जाएगा। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से समझो, इसको एक और एग्जांपल से समझो तुम लोग। ओके, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। यस सर। अब हमने कहा इक्वेटर, ये इक्वेटर है। ओके, ये कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और हमने कहा कि ये आर्कटिक सर्किल है, और ये अंटार्कटिक है। ये तो तुम लोगों को सबको पता है ना, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये 0 डिग्री Yes, मान sir. लो, ये 23.5 डिग्री Yes, sir. नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। और इतने एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? 6.5. इतने एरिया को हम क्या बोलते हैं जनरली? इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? हाँ, इतने एरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं हम, 25-26 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल का प्रभाव वहां तक आ जाता है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक्सटेंड करके लेते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि ट्रॉपिकल एरिया जो होते हैं, अगर आपको याद हो सन एंगल का, तो वहां पे जो सनरेज होती है, Yes. सनरेज जो होती है परपेंडिकुलर मिलती है नहीं मिलती है? कहीं ना कहीं पे परपेंडिकुलर मिलेगी, सब जगह नहीं होती, कहीं ना कहीं पे परपेंडिकुलर होती है। ओके, होगी। कहने का मतलब है कि जो सोलर रेडिएशन होगा, सूरज से आने वाला जो रेडिएशन होगा, वो ट्रॉपिकल एरियाज में मैक्सिमम होगा नहीं होगा? ट्रॉपिकल Yes, sir. होगा। ट्रॉपिकल पार्ट में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम। जब रेडिएशन मैक्सिमम है, आने वाली हीट मैक्सिमम है, तो क्या होगा? यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, हीट भी ज्यादा होगी। यस सर। पृथ्वी का ये भाग जो होगा वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा? पृथ्वी का ये भाग। जी सर। अब एक बार बताओ, हीट को एब्जॉर्ब करके क्या अपने पास रख लेगा? नो और सर। ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, वहां पे हीट जो होगी वो कम होगी इस वाले एरिया के अंदर, जैसे जैसे अब ऊपर के जो हीट कम होगी, क्योंकि यहाँ पे सन की किरणें कैसी हैं? ऑब्लिक है, ऑब्लिक है, Oblique, yes, sir. पड़ती है, तो इसलिए आने वाली ऊर्जा जो होती है, आने वाली ऊष्मा जो होती है, वो भी कम होती है। ओके, अब मुझे बताओ कि यहाँ की हीट जो होगी, इस एरिया की जो हीट होगी, क्या वो यहाँ पे बनी रहेगी या ये हीट नो ट्रेवल सर, करेगी? रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। Yes, बिल्कुल sir. सही कहा तुमने कि इसका क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ऐसा नहीं होगा हामिद, मान लो ऐसा नहीं होता है, सपोज करो, तो क्या होगा? Yes, जो sir. ट्रॉपिकल एरिया होंगे वो गर्म होते जाएंगे, Yes, sir. और जो टेम्परेट एरियाज के होंगे या मिडिल लैटिट्यूड के जो एरियाज होंगे वो ठंडे होते जाएंगे, Yes, sir. क्योंकि वो तो ईयर बाय ईयर कम हीट को रिसीव कर रहे हैं। जी ओके, सर। और जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो गर्म हो रहे हैं, वो तो ईयर बाय ईयर एयर एयर हीट को रिसीव कर रहे हैं और उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली सर। हमारी अर्थ क्या, क्योंकि हमारी अर्थ क्या करती है? एक जाइंट हीट इंजन की तरीके से बिहेव करती है। यस सर। एक जाइंट हीट इंजन की तरीके से बिहेव करती है, और जिसमें
जहां पे हीट ज्यादा होती है उसका क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। हीट इंजन यही तो काम करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट। यस सर। और ये काम कौन करता है, ये किसके माध्यम से होता है, मूवमेंट इन फ्लूइड। यस सर। मूवमेंट इन फ्लूइड के माध्यम से होता है, कन्वेक्शन। मूवमेंट इन फ्लूइड के माध्यम से होता है। अब मूवमेंट इन फ्लूइड हम किसकी फॉर्म में देखते हैं, फ्लूइड के अंदर कन्वेक्शन। movement, बेटा विंड की फॉर्म में। विंड भी यस क्या सर। भाई, जब वायुमंडल के अंदर में कोई मूवमेंट आता है तो उसको हम विंड कह देते हैं, वर्टिकल होता है तो एयर करंट बोल देते हैं हम उसे, अगर हॉरिजॉन्टल चल रहा होता है तो उसको हम विंड कह देते हैं, यस सर। विंड कह देते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें और किसके थ्रू होगा, ओशन करंट्स के माध्यम से। यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारी विंड्स हैं और ओशन करंट्स हैं, इनका मेन रोल क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। यस सर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट, समझ में आ गया। तो ओशन करंट या महासागरीय धाराएं क्या कर रही हैं, या पवने जो हैं, विंड्स हैं, क्या कर रही हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट कर रही हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब सिंपल सी बात है, अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कितनी तेजी से होगा, कितनी स्पीड से होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। यस सर। अगर दो चीजों में टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से हीट फ्लो करेगी। यस सर। एक मान लो, सपोज करो एक चीज है जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड के है और उसके बगल में तुम एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी रख देते हो तो एकदम से हीट ट्रेवल कर जाएगी, यस सर। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से हीट ट्रेवल करेगी। यस सर। ओके, तो अब है क्या कि किसी जगह अगर तापमान बढ़ जाता है, किसी जगह, अब तुम इसको समझो इस कॉन्सेप्ट को, कि पृथ्वी का एक एरिया है जहां पे तापमान बढ़ गया, ये एरिया है पृथ्वी का, यहाँ पे तापमान बढ़ गया, यस सर। यहाँ का टेम्परेचर जो था वो काफी बढ़ गया। यस सर। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ज्यादा रेडिएशन हुआ तो ज्यादा एयर का मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ, कन्वेक्शन शुरू हुआ, नहीं हुआ, यस सर। यस सर। कन्वेक्शन हो गया। ओके, अब जब कन्वेक्शन शुरू हो गया तो यहाँ की जो एयर थी, इस जगह की जो एयर थी वो ऊपर चली गई, नहीं चली गई, यस सर। ऊपर चली गई। अब यहाँ पे नीचे की तरफ खाली जगह बन गई, यस नीचे की सर। तरफ खाली जगह बन गई तो सब तरफ से हवाएं आके इसे भरेंगी, नहीं भरेंगी। यस सर। भरेंगे। और इसी को हम क्या कहेंगे, अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ओके, उतनी तेजी से हवाएं आके भरेंगी, क्योंकि उतना तेजी से कन्वेक्शन शुरू होगा और उतनी तेजी से आके हवाएं जो होंगी इसको भरेंगी और उतनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी। यस सर। विंड की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, यस सर। काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो और भी चीजों का प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है पेड़ उखड़ जाए, खंबे उखड़ जाए। ओके, यस सर। यस। और ये जितनी भी हवाएं आएंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का तापमान लेके ये भी ऊपर की ओर बढ़ जाएंगी। और मान लो सपोज करो कि कोई हवा ऐसी है जो पानी के ऊपर से होके आ रही है, मॉइस्चर लाएगी साथ सर। तो क्या करेगी, पानी के ऊपर से जब निकलेगी तो फ्रिक्शन के माध्यम से क्या करेगी, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको भी अपने साथ ले लेगी। यस सर। ये दो ही तरीके हैं ना कपड़े को सुखाने के लिए। कपड़े को सुखाने का दो तरीका होता है, या तो धूप में रख दो यस सर। या पंखे में रख दो। यस सर। पंखे में रखने से भी कपड़ा सूख जाता, नहीं सूख जाता। जी सर। तो अगर किसी तालाब के ऊपर से तेजी से हवा बह रही है तो भी तो तालाब सूख जाएगा, यस सर। सूख जाएगा, नहीं सूख जाएगा तालाब। अरे बच्चों, ये बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है। यस सर। यस सर। यस। और अगर आपका इन बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूं, आपको क्लाइमेटोलॉजी में बहुत मजा आएगा। यस सर। और अगर आपने बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट छोड़ दिए तो आपको क्लाइमेटोलॉजी कभी पल्ले नहीं पड़ेगी। यस सर। और आप एक नहीं 50 वीडियो देख लेना, तुम अच्छे से अच्छे टीचर की वीडियो देख लेना, ओके, लेकिन आपको कभी Yes. क्लाइमेटोलॉजी समझ में नहीं आएगी फिर। ओके, तो ये जो विंड स्पीड होती है, ओके, ये जो विंड स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब इधर से मॉइस्चर भी आ रहा है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर क्या है, पानी है, तो यस पानी सर। के ऊपर से जब विंड निकलेगी तो मॉइस्चर भी लेके जाएगी। अब जब जी ये सर। मॉइस्चर वाली विंड जो होगी, जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो मॉइस्चर वाली विंड हल्की होती है, मैंने आपको बताया ना, मॉइस्ट एयर और हल्की हो जाती है। यस सर। यस सर। मॉइस्ट एयर इज लाइटर, यस सर।
पहले भी मैंने डिस्कस करा, मॉइस्ट एयर जो होती है वो हल्की होती है, ये ऊपर की ओर राइज करने लगेगी। जब ये राइज करेगी तो जैसे ही ऊपर की ओर जाएगी तो मॉइस्चर क्या होगा, कंडेंस कर जाएगा, संघनन हो Cloud, जाएगा, और वो क्या करेगा, क्लाउड की फॉर्मेशन करेगा। then precipitation. फिर उसके बाद हो सकता है बारिश हो जाए, Yes, sir. यही होता है Yes, sir. ना। अब तुम देखो, महासागरों के किनारे क्यों हम, जो समुद्र होते हैं उनके किनारे क्यों हम जलवायु परिवर्तन नहीं देखते हैं, क्यों हम मौसम के परिवर्तन नहीं देखते हैं, सीजन के परिवर्तन नहीं देखते हैं, क्यों नहीं देखते? मुंबई में जाओ, गोवा में जाओ, चेन्नई में जाओ, आपको कोई सीजनल चेंज नहीं दिखता, सर्दी गर्मी एक जैसी लगती है, बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज Yes, sir. सर्दी गर्मी आपको एक जैसी लगती है वहां पे। Yes, sir. ऐसा क्यों है? अब तुम समझो कि ये एक समुद्र ओशन बेसिन है और ये लैंड Yes. एरिया है। अब आपने कहा कि साहब हम तो गोवा में बैठे हैं, है Like ना? Mumbai. मुंबई क्या, गोवा चलते हैं यार, जब अपने मन से जाना है तो गोवा चलेंगे, मुंबई को जाएंगे, Yes, sir. है ना? तो गोवा जाएंगे, ठीक है, वहां मस्ती करेंगे। तो Yes. कहने का मतलब ये है कि गोवा के किनारे, तुम गोवा में बीच वहां बैठे हो, गोवा में हो तुम, अब सूर्यदेव है यहाँ पे, सूर्यदेव दिन के टाइम में है, और इन्होंने क्या करा, लैंड एरिया को, जैसे मैंने आपको बताया था, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा ओशन के कंपैरिजन में, भाई हीट तो दोनों तरफ जा रही है, Yes, sir. लेकिन लैंड जो होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, हो जाएगा, yes, sir. और जल्दी सरद भी हो जाएगा। जल्दी सर्द, ठंडा भी हो जाता है। Yes, sir. ओके, अब तुम देखो ना श्रीनगर के अंदर में रात के टाइम में कितना कम टेम्परेचर हो जाता है। जी सर, जी सर। ओके, एक तो उसके दो कारण है, एक तो दिन में सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, यस सर। और दूसरा वो घाटी का क्षेत्र है, यस सर। चारों तरफ से पहाड़ियों से ढका हुआ है। जी सर। हाँ, तो इसलिए इस वजह से भी अगर आप देखोगे तो वहां पे टेम्परेचर जो होता है रिलेटिवली डिप कर जाता है। अभी तुम उधर जी चले जाओ लद्दाख साइड में, या फिर करगिल सर। वाली साइड में तुम चले जाओ, या फिर उधर की तरफ जाओ, वहां तो बहुत माइनस में जाने लगा होगा अब तो टेम्परेचर। और मेरे ख्याल से हाँ, मेरे ख्याल से देखो केदारनाथ बद्रीनाथ में तो बर्फबारी शुरू हो ही गई है, तो मेरे ख्याल से 2-4 दिन के अंदर में श्रीनगर में भी शुरू हो जाएगी। दिल्ली एरियाज में हुई है सर। ऊपर हो रही है, बर्फ गिर रही है। सर जी सर, कल गिरी सर। कल गिरी थी। यस सर। मेरी बात को आप समझे? यस सर। क्या कि दिन के समय में इन द डे टाइम क्या हुआ, सन ने क्या करा, लैंड एरिया को भी हीट करा और वाटर एरिया को भी हीट करा, लेकिन जल्दी कौन सा हीट अप हो जाएगा, लैंड एरिया जल्दी हीट अप हो जाएगा ना। तो लैंड एरिया का जब जल्दी हीट हो जाएगा लैंड एरिया, तो ये एनर्जी का ट्रांसफर करने लगेगा, नहीं करने लगेगा? यस सर। यस एनर्जी का ट्रांसफर करने लगेगा। यस सर। ओके, लैंड से हीट जो होगी वो वाटर की तरफ जाने लगेगी। यस सर। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो लैंड से हीट का ट्रांसफर होगा। अब तुम इसको समझो कि यहां से हवाएं जो होंगी देखो कन्वेक्शन के माध्यम से ऊपर की ओर उठेंगी। यस सर। ठीक है, अब जब यहाँ पे वैक्यूम आ जाएगा, जब यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा तो यहाँ से तेज हवाएं जो होंगी वो चलेंगी, क्योंकि यहाँ का तापमान कम है, यहाँ का तापमान ज्यादा है, तो टेम्परेचर ठंडे से गर्म की ओर चलना, मतलब हवाएं जो होंगी वो जो होंगी वाटर से लैंड की ओर चलना शुरू कर देंगी। यस और सर। यहाँ के तापमान का क्या कर देंगी, यहाँ के तापमान को संतुलन में ला देंगी। यस सर। तापमान का क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, यस सर। यानी कि टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा, या आप कह सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट हो जाएगा। जी सर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। यस पॉइंट क्लियर है? यस यस ओके, अब इसको इस तरीके, अब रात के समय में क्या होगा, लैंड तो ठंडा हो गया। ओके, लैंड ठंडा हो गया, लेकिन वाटर जो है अभी भी गर्म है, क्योंकि मैंने आपको बताया पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, क्योंकि इसका मास भी ज्यादा है। यस सर। तो यहाँ पे हीट भी ज्यादा होगी वाटर की, लेकिन लैंड का टेम्परेचर होगा कम। यस सर। तो अब क्या होगा, यहाँ से हवाएं, यहाँ का हीट का ट्रांसफर, यानी कि ठंड जो लैंड से जो होगा, हवाएं जो होंगी वो वाटर की ओर चलने लगेंगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट। यस सर। अरे होगा नहीं होगा? यस सर। ओके, होगा नहीं होगा? तो इस तरीके से रात के समय में क्या होगा, नाइट टाइम में होगा, फिर दोबारा से हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जी सर। क्या होगा, दोनों जगह जो होंगी वाटर और लैंड एक दूसरे के साथ हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके
वो बैलेंस हो हाँ, एक जैसा मौसम बना के रखते हैं सारे साल, यस क्योंकि दिन और रात में चेंजेस आ जाते हैं। यस सर दिन में वहां गर्मी होती है तो ओशन से ट्रांसफर हो जाता है, और रात में वहां ठंडा होने की कोशिश होता है तो वहां का बैलेंस जो बैलेंस हो जाता है। तो यस ओशन और लैंड एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। बैलेंस करते हैं लेकिन जो चीजें दूर पर होंगी, अब मान लो दिल्ली में आ जाते हैं साहब हम, यस सर अब हम दिल्ली में आ गए, अब हम दिल्ली की तरफ चलते हैं, तो दिल्ली के एरिया के अंदर में क्या होगा, पंजाब है आसपास, है ना, यस पंजाब, सर अब हमने कहा दिल्ली है। हम्म अब यस आसपास सर पंजाब है, हरियाणा का रीजन है ना, यस सर हरियाणा का रीजन है या फिर उत्तराखंड का रीजन है। अब दिल्ली का अगर टेम्परेचर गिरेगा तो किसको देगा भाई, उत्तराखंड कहेगा कि भैया मेरे पास खुद ही बहुत है, हिमाचल यस कहेगा मेरे पास खुद ही बहुत कम है। यस सर तो हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे, क्योंकि पूरे बड़े एरिया के अंदर में तापमान क्या है, काफी कम हो रहा है। और आप कहो कि ओशन से ट्रांसफर होगा, तो ओशन से होगा नहीं, कारण क्या, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब तक वो ट्रांसफर होगा तब तक रास्ते में ही सब चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, तो वहां तक यस सर पहुंच ही नहीं पाएगा। यस सर इसलिए यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। ऐसा नहीं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट नहीं होता, क्योंकि अभी अभी तुम देखोगे कि जब बर्फ गिर जाएगी ऊपर की ओर, तो यहाँ से ठंडी हवाएं जो होंगी, ओके, वो सारा यस का सारा आप देखो, हिमाचल से जो ठंडी हवाएं होंगी वो चंडीगढ़ को प्रभावित करेंगी, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली प्रभावित होगा, दिल्ली यस जो सर होगी वो प्रभावित, दिल्ली की जो गर्मी होगी या दिल्ली की जो गर्म हवा जो होगी, क्योंकि यहाँ की ठंडी हवा जो होगी दिल्ली की गर्म हवा को धकेल देगी ऊपर की, धकेल देगी नहीं धकेल देगी, यहाँ की जो ठंडी हवाएं होंगी। आज सर सुखदेव, हाँ तुम्हारे यहाँ पूरा डांस चल रहा है। सुखदेव, सर तुम्हारे यहाँ शादी आदि हो रही है लग रहा है किसी की। सर नॉइज पॉल्यूशन हो तो क्या करें, FIR दर्ज कर सकते हैं नहीं, करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन क्यों किसी के खेल बर्बाद कर रहे हो तुम। क्या सर? बेचारा एक तो शादी कर रहा है और तुम उसको अब शादी कराए तो सर यार कोई लिमिट होती है बताने की। आज 10 दिन हो गए जब से आपकी क्लास मतलब ये दिसंबर स्टार्ट हुआ ना, तब से परेशान हो गए रोज का यही, लोग दिसंबर में शादी, पता नहीं कब तक चलती रहेगी सर। नहीं दिसंबर में शादियां तो होती है ना। अभी वो तो लोगों है को डर सर, भी, ये भी तो डर लग रहा है ना कि ये लॉकडाउन लग गया तो पता चला शादी नहीं हो पाई, वही फटाफट हो रही। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, जिनको जैसी व्यवस्था मिल रही है करा के हाँ। छुट्टी कर रहे हैं। पर फिर भी ठीक था पिछली बार तो, इस बार तो पता नहीं क्या है, जोर जोर से बड़े बड़े डीजे लगा रखे हैं। करने दो, ये भी अर्थव्यवस्था का आधार है हमारे, ये फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, या ये जो हमारी रीति रिवाज है, हाँ यस सर, सर ये हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है। ठीक है, बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत तो चलो कर लो, थोड़ा तुम भी अब नहीं पढ़ने में मन है, तुम भी डांस कर लो थोड़ा सा वहीं खड़े होकर कहीं पे। ठीक है, एक तो हाँ फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा, और गाना तुम्हें सुनने को मिल जाएगा अच्छा। जी सर। कुछ नहीं, इन सब Yes, चीजों sir. को लेके टेंशन नहीं लेनी है, कॉफी बनाओ बढ़िया सी एक, और एंजॉय करो हर चीज को। ठीक है, बिल्कुल तनाव सर। लेके तो कुछ नहीं होगा, Yes, क्योंकि sir. तुम उसमें कुछ कर नहीं हाँ पाओ, और संबंध और इससे, खराब करोगे। हाँ इससे तो हमारे गांव में बहुत अच्छा है, हम्म, इतना नॉइज पॉल्यूशन नहीं। हम्म, अब पता, आपको तो पता ही होगा रेगिस्तान में घर गांव थोड़ी होते, ढाणियां होती, घर दूर दूर होते हैं, हम्म, हम्म, तो वहां तो आवाज का क्या एकदम सुनसान होता है बिल्कुल ही। सुनसान होता है, पूरा सही कह रहे हो। रात यहाँ में ज्यादा शहर में लोग है वहां तो पे, मैंने देखा है राजस्थान में लोग बाग 8 साढ़े 8 बजे तक सो भी जाते हैं, 9 बजे तक जल्दी सो हाँ भी जाते हैं। वहाँ सही बात लोग है। 7:30 बजे तक खाना ना, 7 बजे तक खाना ना खा लेते हैं, और हाँ सो जाते हैं। हाँ 12 बजे तक तो वो आधी नींद निकाल चुके होते हैं अपनी, हाँ सर 12 बजे तक। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, कई जगहों पे और भी है, मेरे ख्याल से श्रीनगर में भी मैंने ध्यान दिया था, लोग जल्दी सो जाते हैं हाँ सर्दियों में सर। तो खासतौर से। Yes, sir. हाँ की वजह से सर आज। हाँ, सर्दियों में तो जल्दी सो जाते हैं। गर्मियों में भी मैंने देखा 9 साढ़े 9 Yes, बजे sir. तक लोग बाग जनरली घर के अंदर में रहते हैं। ठीक है। सर मैं अपनी बात बताऊं, मैंने डिनर किया है सर। अच्छा, तुम डिनर कर चुके हो? सब अच्छा, सब सब लोग, वही सर। सब लोग कर चुके हैं, तुम नहीं कर पाए हो अभी, है? चलो, तो जो है, अब इस चीज को समझे। अब तुम देखो ना, अब दिल्ली में भी ऐसा नहीं कि हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ये सब कन्वेक्स, ये चल रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट चल रहा है। ठीक है, अब Yes, तुम sir. देखो
ठंडी हवाएं जो होती हैं वो किस तरीके से आती है। अब बर्फ गिर गई वहां पे हिमाचल पे, अब हिमाचल से अगर बर्फ गिरेगी, मान लो धौलागिरी, जो ये क्या नाम, ये जो है हमारा मनाली के एरियाज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो है अगर मनाली के एरियाज की अगर हम बात करते हैं सब में, तो यहाँ पे क्या है, बर्फ गिरी है या ऊंचाइयों पे बर्फ गिरी है, तो क्या होगा, यहाँ से जो ठंडी हवाएं होंगी वो ट्रैवल करेंगी और ट्रैवल करके नीचे की तरफ तक पहुंचेंगी। जैसे अगर आप देखो कि जम्मू भी तो प्रभावित होगा, अगर माता वैष्णो देवी की उस पे बर्फ गिरेगी तो आप देखो ना, उसकी ठंड जम्मू तक आ जाती है, जम्मू तक उसका प्रभाव आने लगता है। बात है समझ में आप लोगों के? तो जम्मू तक उसका प्रभाव जो होता है वो आने लगता है, ठीक है। जम्मू में भी एकदम से आप देखोगे ठंड बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब हिमाचल में बर्फ गिरती है तो आप देखो चंडीगढ़ में ठंड बढ़ जाती है। चंडीगढ़ की जो ठंड होती है उसका जो होता है, जो ट्रांसफर होता है वो दिल्ली की तरफ होने लगता है। तो दिल्ली में क्या होता है, फिर थोड़ा सा मौसम गड़बड़ाने लगता है। गड़बड़ाने कैसे लगता है कि आप देखोगे दिल्ली की जो गर्म हवाएं थी, या इधर से जो गर्म हवाएं थी और इधर से जो ठंडी हवाएं थी, उनके बीच में एक प्रकार का फ्रंट जो होता है उसका निर्माण हो जाता है, फ्रंट जो होता है, ओके। और हवाएं जो होती हैं वो ऊपर की ओर ठंडी ठंडी हवा जो होती है वो गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेल देती है, जिससे ऊपर की हवा उठकर क्लाउड की फॉर्मेशन करती है और बारिश कर सकती है। यहाँ पे एक निम्न लो प्रेशर की कंडीशन बन जाती है। आई बस समझ में? और ये कई बार ऐसा होता है बच्चों, ये दिल्ली के धरातल पे नहीं हो रहा होता, थोड़ा सा हाइट पे हो रहा होता है, 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की हाइट पे हो रहा होता है, ओके। और उस टाइम में बारिश जो होती है ये हो जाती है, और उस टाइम में काफी अच्छा भी होता है। कारण क्या होता है, ये जो कंडीशन बन जाती है ना, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की जो कंडीशन बन जाती है वो ब्रेक हो जाती है, और उस टाइम में पोल्यूशन जो होता है वो भी कम होने लगता है, ओके। तो देखो, जब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट नहीं होगा तब तक जहां की जो फ्लूइड है, जहां का वायुमंडल है या जहां की जो गैसेस हैं वो वहीं पे रहेंगी नहीं रहेंगी, यस सर। ओके। तो इसलिए वहां पे पोल्यूशन का लेवल भी बड़ा बना रहेगा। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, या तो यस सर। वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। यस सर। जब हॉरिजॉन्टल होता है तो हम उसको एडवेक्शन कहते हैं, यस सर। ठीक है। और एडवेक्शन के कारण ही क्या होता है, एडवेक्शन को ही हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, विंड, विंड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, एयर, ये विंड है। वायु का क्षैतिज प्रवाह। यस सर। तो समझ में आया तुम लोगों को? छोटा सा एडवेक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभिवहन। क्या बोलते हैं, अभिवहन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिवहन। कन्वेक्शन, ये जो ऊपर नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन। और ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिवहन कहते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, कन्वेक्शन हो या एडवेक्शन हो, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो केवल ट्रोपोस्फेयर में देखे जाते हैं। यस सर। इसलिए ट्रोपोस्फेयर को परवलय मंडल भी कहा जाता है, संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कन्वेक्शन और एडवेक्शन के फिनोमेना हम उसको, इसलिए कन्वेक्शन और एडवेक्शन होते हैं, इसलिए क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है, बारिश भी होती है, सब किसमें होती है, रेनफॉल इसमें होती है, ओके। इसलिए क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में कन्वेक्शन और एडवेक्शन चल रहे होते हैं, इसलिए ट्रोपोस्फेयर कभी भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छा नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए जितने भी हवाई जहाज होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर क्रॉस करके उड़ान भरते हैं, 12 किलोमीटर से ऊपर की उड़ान भरते हैं। कहते हैं ना 33,000 फीट की हाइट पर हैं हम, इतनी फीट की हाइट पर हैं, 35,000, 36,000 क्यों बोल देते हैं वो लोग, ओके। क्योंकि वो ट्रोपोस्फेयर में अगर ट्रेवल करेंगे तो बहुत सारे कन्वेक्शन एडवेक्शन चलते रहेंगे, तो जहाज का मूवमेंट जो होगा वो स्विफ्ट नहीं होगा ना, जहाज का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, स्विफ्ट नहीं होगा। इसलिए जहाज को क्या करता है, सबसे पहले पायलट क्या करता है, उसको ट्रोपोस्फेयर के एरिया से बाहर ले जाता है, और फिर वो स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाता है जहां पे क्लाउड भी नहीं है, मॉइस्चर भी नहीं है। यस सर। और वो आसानी से मूव कर लेता है। यस सर। और फिर जब, इसलिए कहा जाता है
कि टेक ऑफ और लैंडिंग जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है। यस सर। क्योंकि मान लो ट्रोपोस्फेरिक डिस्टरबेंस कुछ हुआ, जिससे जो वो है क्या नाम, जहाज जो है, जो प्लेन जो है वो डिस्टरबेंस हो जाता है, टर्बुलेंस आ जाता है। यस सर। टर्बुलेंस आ जाता है, ओके। और लैंडिंग के टाइम पे भी हो जाता है। विंड शीयर एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं विंड शीयर, यस सर। टर्बुलेंस, ओके। ये सब क्या होते हैं? अब भाई हवा बह चल रही है, हवा क्या है, Yes. मास भी है और वेलोसिटी भी है, यस सर। तो अब जहाज को तो उड़ा के ले ही जाएगी, वो कहीं का कहीं ले जाएगी। यस सर। जहाज की अगर हम देखें तो उसका साइज क्या है वायुमंडल के सामने, एक बिंदु के बराबर भी नहीं। यस सर। आप तो इसी तरह समझो ना कि एक नदी, बहती हुई नदी के सामने एक छोटा सा व्यक्ति खड़ा हो गया तो नदी तो उड़ा के ले जाएगी। जी सर। ठीक है। इसलिए क्या होता है कि उनको एयर करंट्स जहां पे चल रही होती है ना, जहां पे एयर करंट्स का मूवमेंट हो रहा होता है, जनरली उन एरियाज को वो अवॉइड करते हैं, ओके। और अगर ऐसा होता भी है तो प्रॉपर मैन्युवरिंग करनी पड़ती है उन्हें, प्रॉपर उनको एडजस्टमेंट विद द एयर करंट जो होता है वो करना पड़ता है, ओके। यस सर। और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो होते हैं, ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो होते हैं, प्रदेश यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं, आप देखते हो ना कि जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पे इसी कन्वेक्शन के Yes, sir. इसी एडवेक्शन की वजह से कुछ लोकल विंड्स चलती हैं गर्मियों में, चलती है नहीं चलती हैं, और उन Yes, sir. लोकल विंड्स को हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। लू। लू जो होता है ना, उसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। यस सर। और ये किसकी वजह से है? एडवेक्शन की वजह से, एडवेक्शन की वजह से सर। एडवेक्शन की वजह से। हॉरिजॉन्टल। Horizontal movement of the air is called wind. Vertical sir. movement of the air or vertical or downward movement of the air is called currents, air currents. ठीक है, या उसको कन्वेक्शनल करंट्स कह सकते हैं आप। यस सर। आज की क्लास समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। यस सर। जिन लोगों को नहीं समझ में आई है या जिनका नेटवर्क का इशू था, मोनिरुल आप हो वहां पे? अभी तो तुम आए थे फिर चले गए। एसके मोनिरुल ऑफ है। अच्छा, उनका माइक ऑफ है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि एक बार दोबारा से आप लोग मेरी क्लास को देखिएगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ओके। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, अपने दोस्तों के बीच में देखो, मेरा जो लेक्चर ढंग से सुनेगा और पेशेंस के साथ बैठ के सुनेगा तो उसको 1-1.25 घंटे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे पास मसाला नहीं है पढ़ाने के लिए। आप ये सोचोगे मेरे पास कुछ मसाले हों, कुछ मैं राजनीतिक बातें करूं या कुछ ऐसे चुटकुले चलाऊं, ठीक है, वो सब नहीं है मेरे पास, ओके। तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई सजेशंस हो किसी के तो आई एम ऑलवेज वेलकम फॉर एवरी सजेशंस, फॉर ईच एंड एवरी सजेशंस, कि और हम कैसे अच्छा बना सकते हैं वीडियोस को, और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो सर, फिलहाल तो हाँ बेटा बताओ। तिब्बत के पठार व हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर से प्लेन उड़ते हैं? क्या बेटा? तिब्बत के पठार व हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, उसके ऊपर से प्लेन उड़ते हैं? क्यों नहीं होते? जनरली क्या होता है ना, इतनी हाइट डिपेंड करता है कि आपका जो है वो प्लेन है क्या, और आपका वो है, वो डिपेंड करता है बेटा। कई बार ये होता है कि उस रूट को नहीं भी लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ के कन्वेक्शनल फ्लो कैसा है, कन्वेक्शनल करंट्स कैसे हैं। अब ध्यान रखना कि एयर में भी रूट बने हुए होते हैं। जी सर। यस सर। एयर में भी रूट बने हुए होते हैं। आप देख लेना कभी भी, दिल्ली से श्रीनगर का रूट देखना, रूट दिखा देगा आपको कि दिल्ली से श्रीनगर का रूट क्या है। तो हो सकता है नीचे पहले जम्मू की तरफ पहुंचे, ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज ऊपर पहुंचा आप जहां मर्जी हो वहां चल दें, ऐसा नहीं होता। तो उसका एक रूट होता है, आप देखोगे जम्मू से टर्न लेगा, फिर इधर की तरफ ऐसे करके घाटी की तरफ एंटर करता है, ओके, घाटी या उसकी तरफ एंटर करता है, तो एक रूट होता है उसका। इवन इंटरनेशनल फ्लाइट जितनी भी होती है ना, उनका भी रूट होता है, ऐसा नहीं होता कि जब जिसका जो मर्जी आए चला। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर, ठीक है। तो और फ्लाइट कितनी ऊंचाई तक जा सकती है वो इंजन की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी कैपेसिटी है।
ज्यादातर तो मेरे ख्याल से जितने भी हिमालय के ऊपर से निकलते हैं सारे के सारे, जितने भी श्रीनगर साइड जाते हैं, आप जाओगे कभी दिन के टाइम में और आजकल जाके देखो, पूरे के पूरे हिमालय की चोटियां दिखाई देंगी तुम्हें। यस सर। ट्रेवल करा है कभी सुखदेव आपने? नहीं सर, मैंने तो नहीं की। मैंने किया है सर। तुमने करा होगा तो इस टाइम जाके, अब जब आप और थोड़ा सा रुक जाओ और 10-12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद तुम देखना दिल्ली टू श्रीनगर, श्रीनगर टू दिल्ली एक बार ट्रैवल करके देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जी सर। अच्छा नीचे पूरे बादल ही बादल तुम्हें दिखाई देंगे और चोटियां दिखाई देंगी बर्फ से ढकी हुई। यस बर्फ सर। से ढकी, बड़ी सुंदर लगता है वो नजारा, बड़ा सुंदर होता है। यस सर। दो टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है। जब आप सर्दियों के टाइम में दिल्ली से श्रीनगर की तरफ आप मूव करो, श्रीनगर या और जो एरियाज हैं उधर की तरफ आप मूव करो, आपको बड़ा सुंदर लगेगा। और मानसून के टाइम पर, जब यस सर। मानसून होता है ना, तब आप Yes. दिल्ली से बंगाल वाली साइड पे मूव करो, बंगाल उड़ीसा वाली साइड पे आप मूव करो। मानसून के टाइम पे आपको ऐसे प्यारे प्यारे क्लाउड मिलेंगे आपको पूरे रास्ते में देखने के लिए यस सर। कि मतलब जिसको मेट्रोलॉजी पढ़नी है या जिसको क्लाउड समझने हैं ना, तो उस Yes, टाइम में sir. सारे क्लाउड उसको दिख जाते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। कल की क्लास में फिर मिलते हैं 7 बजे शाम में। और आशा करता हूँ कि सभी लोग आएंगे। मोनोरोल लेट आया था, लेकिन मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, टाइम से आओगे तो चीजें समझ में भी आएंगी, देर से आओगे तो चीजें समझने में भी दिक्कत आएंगी। वीडियो भी देख सकते हो तुम लोग अगर कोई ऐसी कारण है तो। ठीक है सर, मैं तो लगातार जुड़ सकता हूँ, पर मेरी प्रॉब्लम यही है, ध्यान भटकाओ। क्यों? ये क्या? पीछे जो डांस हो रहा है, डांस तो क्या, सड़क पर धूमधाम चल। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? एक काम करो ना, अपने कान में ना तुम हेडफोन लगा लो। अब कल से यही करना पड़ेगा। वो अपने कान में हेडफोन लगा लो तो तुम्हें हमारी आवाज ज्यादा सुनाई देगी, बाहर की आवाज आएगी नहीं। यस हाँ सर। सर, अब कल से यही करना पड़ेगा। और आजकल हेडफोन क्या हो गए ना, नॉइज कैंसिलेशन वाले आ गए जी हाँ। सर। आजकल अच्छे। ओवर द ईयर। हाँ, तो वो नॉइज कैंसिलेशन कर देते हैं कि किसी और की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी बाहर की, केवल जो जिस चीज से आप कनेक्टेड है केवल उसी की आवाज आएगी, और जो इधर उधर की आवाज होगी वो आएगी ही नहीं आपके। नॉइज कैंसिलेशन कर देते हैं वो। जी सर। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, है ना? जी सर। जी, थैंक यू सर। ओके ओके बच्चों, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय।